तो जी हाँ, 12th क्लास का म्यूज़िक का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था कि कब मैं ये वीडियो डालूंगा। और आज हम बात कर रहे हैं राग परिचय की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा। तो हमारे सिलेबस में 3 राग हैं। एक तो भैरव है, एक है भागेश्वरी और एक है मालकौंस। तो आज मैं आपको राग भैरव का शास्त्रीय परिचय, मतलब इसका जो राग परिचय करवाने वाला हूँ। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पे, जहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ संगीत के विषय पर। ओ तो जी सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा। इस दोहे से क्या होगा, दोहे से हमें पता चलेगा राग के बारे में कुछ ना कुछ। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लिख लीजिए इसको और थोड़ा ध्यान भी रखिए, इससे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि धा रे वादी संवादी, मतलब धा जो है वो है वादी, रे है जो वो है संवादी। सा बता रहा है धा रे वादी संवादी, रे धा कोमल सुरमान, रे और धा कोमल है, प्रातः समय नी को लगे, भैरव राग महान। क्लियर। तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस दोहे को, बहुत आसान दोहा है, तो जिससे हमें पता चलेगा राग के बारे में कुछ ना कुछ। धारे वादी संवादी, रेधा कोमल सुरमान, प्रातः समय नी को लगे, भैरव राग महान। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इससे बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। जैसे कि इसका वादी स्वर धा है और संवादी स्वर रे है। रे धा कोमल, रे और धा इसमें कोमल लगता है, बाकी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। प्रातः समय इसको गाते हैं और भैरव राग महान हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें जब राग परिचय करना होता है तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें उसके लिए चाहिए होता है थाट, आरोह, अवरोह, पकड़, स्वर, वर्जित स्वर, जातिवादी स्वर, संवादी स्वर, अंग, न्यास के स्वर गायन समय, प्रकृति और संप्राकृतिक राग। लास्ट में विशेषता कुछ बतानी होती है जो उस राग के बारे में होती है। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राग विवरण में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थाट के बारे में कि थाट इसका क्या है। तो थाट भैरव राग का भैरव ही थाट है और यह आश्रय राग भी कहलाता है। आश्रय राग उसको बोलते हैं जो अपने ही थाट से जन्म ले लेता है। मतलब राग भी सेम है और थाट भी सेम है। तो इसका राग का नाम जो है वो भैरव है और थाट का नाम भी भैरव है। इसका मतलब ये आश्रय राग भी कहला रहा है और यह भैरव राग भैरव थाट से ही उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब यह है। ठीक है, अभी हम जो आरोह, अवरोह और पकड़ को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा समझाता हूँ बाकी के 2-3 हेडिंग्स, जैसे स्वर, वर्जित स्वर और जाति, जिससे ये पढ़ना एकदम आसान हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आरोह अवरोह पकड़ को छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वर के बारे में देखते हैं। इसमें रे और धा कोमल लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। रे और धा की पहचान क्या है कोमल स्वर की, उसके नीचे एक आपको अंडरलाइन मिलेगी, लेटी रेखा मिलेगी। रे और धा कोमल है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये स्वर होते हैं। तो इनमें रे और धा कोमल करना है अपन ने, तो ये रे कोमल हो गया और ये धा कोमल हो गया। बाकी स्वर जो है वो जो बच गए वो सभी के सभी शुद्ध ऑलरेडी हो गए हैं। क्लियर है ये बात आपको। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वर्जित स्वर। वर्जित स्वर वो होते हैं जो राग में नहीं लगते। तो इस राग के आरोह और अवरोह में सातों के सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कोई भी वर्जित स्वर नहीं है। तो आपको ऐसा लिखना है कि इसमें कोई भी वर्जित स्वर नहीं है। जैसे देख सकते हैं हम सा रे गा मा पा धा नी, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर। तो इसका मतलब 7 इसमें लग रहे हैं और 7 इसमें लग रहे हैं, तो इसमें कोई भी वर्जित स्वर नहीं है। जब आरोह में 7 स्वर लगें और अवरोह में भी 7 स्वर लगें तो उसकी जाति हो जाती है संपूर्ण एंड संपूर्ण। संपूर्ण 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 का मतलब जिस राग में 7 स्वर लगे, ओडव का मतलब जिस राग में 5 स्वर लगे, षडव का मतलब जिस राग में 6 स्वर लगे। तो यहाँ पर हम आरोह और अवरोह को पढ़ रहे हैं, तो आरोह पहले और अवरोह बाद में, तो इसका मतलब संपूर्ण संपूर्ण 7-7 स्वर लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। क्लियर है ये बात आपको। अब हम पढ़ेंगे भैया आरोह को। आरोह कैसे लिखना है, तो आरोह आपने सिंपल सा कर देना है, सारे गामा पा धा नी सा लिख देना है। सारे गामा पा धा नी सा लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रे और धा को कोमल करना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। और अवरोह का मतलब होता है उल्टा, तो सानी धा पा मागा रे सा ये उल्टा हो जाएगा, धा और रे को
कोमल। जहाँ पर भी धा और रे आपको दिखाई देता है पूरे राग में, उसको आप कोमल करेंगे, क्योंकि धा और रे हमेशा इसमें कोमल होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका जो पकड़ है, पकड़ का मतलब होता है जिससे राग की पहचान हो रही है। तो पकड़ कैसे लिखें? पकड़ लिखने के लिए बिल्कुल आसान है। इसमें गामा धा, धा पर थोड़ा सा आंदोलन होता है और रे पर भी आंदोलन होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है गामा धा पा गामा रे सा, बस सिंपल और सोबर। तो आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो और भी आसानी तरीके हम सीख सकते हैं। इनको नंबर दे दीजिए, जैसे कि मैं हमेशा देता हूँ। यहाँ पर हम इनको नंबर भी दे सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम इसको नंबर दे सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सा रे गा मा पा पा धा नी और सा। तो इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 +1। क्लियर? ये कोमल है, ये कोमल रहेंगे, +1। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड +1। और वापस आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में +1 पहले आ जाएगा, ये +1 आ गया। तो इसका जो अवरोह होगा वो क्या हो जाएगा? +1 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारा आरोह हो गया। अब अवरोह करना हो तो अवरोह, आरोह अवरोह हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पकड़ के बारे में। पकड़ क्या है, इसके नंबर हम इसको याद कर लेते हैं। तो गा का मतलब हुआ 3, 3 के बाद हुआ 4, 4 के बाद हुआ भैया 6, 6 के बाद एक छोटा सा एस दे देना है। इसका मतलब ये होता है कि आंदोलन है, ठीक है। इसके बाद ये 5 नंबर है, ये एस है, ये एस है और ये 5 नंबर है, कोमा लगा देना है। गा का मतलब हो गया 3 और माँ का मतलब हो गया 4, देन 2 और एक एस और 1। ये आपको नंबर याद कर लेना और इससे आपकी पकड़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम बात कर रहे हैं हम इसके नेक्स्ट वादी स्वर। वादी स्वर धा है, इसका धा कोमल है। वादी स्वर वो होता है जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संवादी स्वर वो होता है जो वादी स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है, तो इसका संवादी स्वर रे है। अंग कौन सा? इसका उत्तरांग वादी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सारे गामा पा धा नी सा को 2 भागों में बांट देते हैं और अब देखते हैं, देखो ये वाला जो है, ये एरिया जो मैंने बताया है, ये है पूर्वांग और ये है उत्तर अंग, मतलब पूर्वांग और उत्तरांग। अब हमें देखना है कि जो राग का वादी स्वर कौन सी तरफ है। तो राग का वादी स्वर यहाँ है या यहाँ है? तो हमारा राग का वादी स्वर ये है, धा है, कोमल धा है, तो कोमल धा को हम लेंगे। तो ये उत्तर अंग की तरफ है, इसलिए हम इसको उत्तरांगवादी राग कह रहे हैं, कि मतलब राग का वादी स्वर जो है वो उत्तर अंग में दिखाया गया है। न्यास के स्वर, न्यास का मतलब होता है जिस स्वर में ठहराव किया जाता है, जिस स्वर के ऊपर ठहराव देते हैं। तो उसमें 4 स्वर है न्यास के, सा रे पा और धा, ये न्यास के स्वर हैं। गायन समय दिन का प्रथम पहर, मतलब प्राचीनकालीन सुबह 4 से 7 बजे के बीच में यह गाय बजाया जाता है। ये गायन समय है दिन का प्रथम पहर, ओके, दिन का प्रथम पहर, क्योंकि इसमें रे और धा कोमल है। जब रे और धा कोमल लगता है तो सुबह के पहले टाइम में, मतलब 4 से 7 बजे के बीच में गाया जाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर है प्रकृति। प्रकृति मतलब यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसकी जो नेचर है वो कैसा है? यह गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि गाए जाते हैं। इस राग का विस्तार मंद्र सप्तक में अधिक किया जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रकृति इसकी गंभीर है, गंभीर प्रकृति हमेशा बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल भी होता है, ध्रुपद, धमार आदि गाए जाते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं कि यह मंद्र सप्तक में अधिक गाया जाता है। संप्राकृतिक राग का मतलब होता है जो राग इसके जैसा है, संप्राकृतिक राग। तो इसके संप्राकृतिक राग कौन कौन से हैं? रामकली इसके जैसा है, और कलिंगड़ा और विभास। तो ये 3 राग हैं जो इसके संप्राकृतिक हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो भैरव राग की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस राग में रे और धा का विशेष महत्व है, मतलब कि रे और जो धा है उसका बहुत विशेष महत्व है। बार बार इसको गाया जाता है और विशेष प्रकार से इसको आंदोलित किया जाता है। यदि धा पा मा गा रे सा, इन स्वरों को मधुरता, गंभीरता के साथ गाया बजाया जाए तो तुरंत भैरव का स्पष्टीकरण हो जाता है। क्लियर? मतलब रे और धा का इतना विशेष महत्व है, अगर धा पा मा गा रे सा भी अगर आप गा देते हो तो वो भैरव राग को प्रदर्शित कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि सा धा सा रे सा मा गा रे सा यह स्वर सुनधाए पहले,
स्वर समुदाय के बाद आ जाए तो भैरव राग का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, जो पहले हमने अभी लिया था उसके बाद अगर ये वाला जोड़ दिया जाए उसमें और गा दिया जाए तो वो स्पष्ट हो जाता है कि यह भैरव राग है। केवल मागा रेसा गाने से भी राग भैरव स्पष्ट हो जाता है, मतलब राग भैरव मागा रेसा, सिर्फ मागा रेसा भी गाएंगे तब भी स्पष्ट हो जाता है। भैरव का उत्तरांगवादी प्रधान होने के कारण इसकी सुंदरता अवरोह में अधिक रहती है, क्योंकि जो उत्तरांगवादी है वो हमेशा अवरोह की ओर चलता है, मतलब अवरोह की तरफ ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि धा जो है वो अपना वादी स्वर है और उत्तरांग की तरफ है, उत्तर अंग की तरफ है, और जब हम अवरोह करते हैं तो अवरोह में उसकी सुंदरता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका राग भैरव का परिचय बन गया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है और ये आपको आराम से 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ज़रूर से ज़रूर दिलवाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 नंबर तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, और एक एक नंबर के अगर 2 क्वेश्चन आ गए तब भी आपकी मौज है, तो 4 नंबर आपको आराम से दिलवा देगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।